दोस्तों, जीवन में अगर आपको कोई गहरा दोस्त मिल जाए, पक्का दोस्त मिल जाए, जो जिगरी भी हो और हमराज भी हो, तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इस मामले में बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली हैं। उनके एक नहीं, तीन जिगरी दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जिन्होंने इतिहास ही पलट दिया 40 दिन के अंदर। और दोस्तों, सच्चाई यह है कि 28 फरवरी को जब मुस्तफा खामनेई के जो पिता हैं यानी इमाम खामनेई, उनकी हत्या हो गई, मुस्तफा की मां की हत्या हो गई, उनके परिवार में सारे सदस्यों की हत्या हो गई, और मुस्तफा जब आईसीयू में थे, जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त ये तीनों ही दोस्त थे जिन्होंने ना सिर्फ हालात संभाले बल्कि खेल ही पलट दिया। आप कह सकते हैं कि ट्रंप की चूलें हिला दी इन तीन दोस्तों ने। अब मुस्तफा खामनेई के जो तीनों दोस्त हैं, इनके बारे में ईरान के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ के जो पत्रकार संपादक हैं, उन्हें तो मालूम ही था। लेकिन आज मैं खबर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस खबर को पहली बार अमेरिका के किसी बड़े अखबार ने ब्रेक किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और न्यूयॉर्क टाइम्स की लीड स्टोरी है, हेडलाइन है, अ न्यू एरा एंड अ न्यू लीडरशिप। एक नया दौर और एक नया नेतृत्व। अब इत्तेफाक ये है कि ये तीनों ही दोस्त, मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर के जो तीनों गहरे दोस्त हैं, तीनों का ताल्लुक ईरान की इस्लामिक सेना से, और तीनों ही टॉप कमांडर रहे, बहादुर कमांडर रहे। एक बात ज़रूर है कि तीनों ही मुस्तफा खामनेई से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन रिश्ते दोस्त जैसे हैं, हमराज जैसे हैं, हमसफ़र जैसे हैं। अब सीधे मैं खबर पर आता हूँ। पहले दोस्त सबसे इम्पॉर्टेंट नेम, जनरल मोहसिन रज़ाई। जनरल मोहसिन रज़ाई तकरीबन 1980 से मुस्तफा खामनेई के टच में। मुस्तफा खामनेई ने जब 17 साल की उम्र में 80 के दशक में बंदूक पकड़ी, इस्लामिक सेना में शामिल होकर, उस वक्त जो बॉस थे वो मोहसिन रज़ा थे। और ये दोस्ती फिर चलती रही, फलती फूलती रही। 90 के दशक में, 2000 में 25-30 साल गुजर गए। और जब मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बने, हालांकि उस वक्त उनकी हालत खराब थी, घायल थे, आईसीयू में थे, उन्होंने सबसे पहले अपना मिलिट्री एडवाइजर जनरल मोहसिन रज़ा को बनाया। और आज की तारीख में जो फैसले IRGC लेते हैं, हालांकि लेते कमांडर्स हैं, नेवी के कमांडर, आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के, एरोस्पेस के चीफ, डिसीजन ही लेते हैं जनरल मोहसिन रज़ा। अब जो दूसरे दोस्त थे वो ये साहब हैं, हुसैन तैयब। अब हुलिया तो इनका कमांडर वाला नहीं, लेकिन ये इस्लामिक आर्मी में इंटेलिजेंस चीफ थे, खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे। बाद में ये धर्मगुरु बने और आज ये भी सलाहकार हैं, बहुत क्लोज हैं। जितने भी फैसले मुस्तफा खामनेई लेते हैं, हालांकि एक टाइम पे वो अस्पताल से फैसले ले रहे थे, हर फैसले में धर्मगुरु मौलाना हुसैन तैयब शामिल हैं, फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ। और जो तीसरे दोस्त हैं, चेहरा देख के आप जान जाएंगे, चर्चित चेहरा आज की तारीख में, यही इस्लामाबाद गए थे, लीड कर रहे थे पूरे डेलीगेशन को, ईरान को पिछली बार। स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट का, जिसे मजलिस कहते हैं, और मुस्तफा के बाद सेकंड मोस्ट आप कह सकते हैं सीनियर हैं इन कमांड, मोहम्मद गालिबाफ। और गालिबाफ ही वो शख्स हैं जो IRGC में यानी इस्लामिक सेना में कमांडर थे, और बहुत ही आप कह सकते हैं इनको इंटेलिजेंट माना जाता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर जो रणनीति बनती है, इस वक्त जो रणनीति बन रही है, वो रणनीति दरअसल बनाने वाले यही हैं, सूत्रधार यही हैं, मोहम्मद गालिबाफ। अब दोस्तों, जो तीनों दोस्त हैं फॉर्मर कमांडर्स इस्लामिक सेना के, ये मुस्तफा खामनेई साहब के कितने क्लोज़ हैं, कितने हमराज हैं, किस तरह के ताल्लुकात हैं, इसके लिए मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, जो ईरानियन ऑफिशियल, एक ईरान के अधिकारी ने जो बताया है। उनका कहना इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं बताऊँगा। फॉर ईयर्स मिस्टर खामनेई, मिस्टर तैयब यानी मौलाना साहब, मिस्टर गालिबाफ जो स्पीकर हैं, और मोहसिन साहब मेट वंस अ वीक फॉर लॉन्ग वर्किंग लंचेस। हफ्ते में एक बार तीनों लोग खाना तो खाते ही थे, और लंबा लंच होता था जिसमें सारी स्ट्रैटेजीज तय होती थी। जब वो सुप्रीम लीडर नहीं थे मुस्तफा खामनेई, जब वो अपने फादर यानी इमाम खामनेई के घर पर कंपाउंड में रहते थे, और ये मीटिंग्स सीनियर खामनेई के घर पर चलती थी।
हर हफ्ते एक दिन मुलाकात करनी है, घर पर मुलाकात करनी है, लंच पर मुलाकात करनी है और सब कुछ डिसाइड करना। ये एक अंडरस्टैंडिंग, ये पैराग्राफ मैंने इसलिए कोट किया कि आपको एक तरह से एक आइडिया मिले कि बरसों से, आज से नहीं कल से, बरसों से सिलसिला जारी था। तेहरान में मुलाकातें होती थी, डिस्कशंस होते थे कि किस तरह से ईरान की इस आर्मी को, सेना को, मुल्क को कैसे कहाँ स्ट्रॉन्ग करना है। अब चाहे जनरल मोहसिन रज़ा हों जो एडवाइज़र हैं, मिलिट्री एडवाइज़र हैं मुस्तबा खामनाई की, या फिर कालीबाफ साहब हों जो स्पीकर हैं, जो इस्लामाबाद गए, डेलीगेशन लीड कर रहे थे ईरान का, इन्हीं तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि जब तक मिस्टर ट्रंप नेवल ब्लॉकेड, ये जो नौसेना का, अमेरिकन नेवी ने जो ये रास्ता जाम कर रखा है, ब्लॉकेड लगा रखा है, ये ब्लॉकेड जब तक नहीं हटेगा, ईरान की टीम इस्लामाबाद नहीं जाएगी। अब उस वक्त जो सरकार थी, जो पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। इन एडवाइज़र्स ने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, और ट्रंप के सामने सब्र ही सबसे बड़ी जीत है। और ट्रंप उस वक्त बौखलाए थे, कह रहे थे हम बमों से उड़ा देंगे ईरान को अगर ईरान की टीम नहीं पहुंची। और उधर ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति थे, उनका जहाज़ खड़ा था, जहाज़ तैयार था एकदम, लेकिन इन तीनों दोस्तों ने मुस्तबा से कहा कि हमें टीम नहीं भेजनी चाहिए जब तक नेवल ब्लॉकेड ट्रंप नहीं हटाते हैं। और टीम नहीं गई, और मजबूर होकर ट्रंप को दोबारा सीज़ फायर बढ़ानी पड़ी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। यही नहीं, इन तीनों का ये भी कहना है कि जब तक ट्रंप ईरान की शर्तें नहीं मानते हैं, तब तक दोबारा टेबल पर ईरान नहीं बैठेगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, आप कह सकते हैं कि संक्षेप में आपके सामने बात रखूं, पूरी कहानी का निचोड़ वो ये है कि मुस्तबा खामनई जो अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, फैसला वही लेते हैं, ये तीनों सलाहकार उनको बताते हैं जो पुराने दोस्त हैं, और उसके बाद उसको अमल करते हैं जो इस्लामिक सेना के 3 बड़े कमांडर हैं, एरोस्पेस के जिनके हाथ में मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, उसके अलावा आर्मी, और आर्मी के साथ नेवी जिसने हॉर्मुज़ की खाड़ी पर अभी भी कब्ज़ा जमा रखा है। तो उसको अमल करते हैं ईरान की इस्लामिक सेना के कमांडर्स, फैसला लेते हैं मुस्तबा, सलाह देते हैं ये 3 दोस्त। अब ये 3 दोस्त और मुस्तबा आगे क्या करने जा रहे हैं, असली सवाल ये है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने जा रहा है। अमरीश मिश्रा साहब को मैंने आज फिर बुलाया। उनको इसलिए बुलाया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्सपर्ट भी है हिंदुस्तान में जो इन तीनों में से 2 को जानता हो या मिल चुका हो, चाय पी चुका हो। अमरीश मिश्रा ईरान जाते रहते हैं, मिलिट्री लीडरशिप से मिलते रहते हैं, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, उन्हीं से सुनिए आगे क्या होने जा रहा है। अमरीश भाई, ये तो सब जानते हैं कि सारे फैसले जो हो रहे हैं ईरान में, वो राष्ट्रपति पेजेश्कियान नहीं ले रहे, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची नहीं ले रहे, वो फैसले इस्लामिक सेना ही ले रही है। और इस्लामिक सेना जो है, उसके जो सुपर बॉस हैं, सुप्रीम लीडर हैं, वो मुस्तबा खामनई हैं। मुस्तबा खामनई अभी भी बीमार हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए थे वो बम्बार्डमेंट में अमेरिका के। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो 3 चेहरे आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहला चेहरा फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हैं हुसैन तैयब, और अब मौलाना है ये, हुसैन तैयब का आपको चेहरा दिख रहा है। एक चेहरा और दिख रहा है जो जनरल मोहसिन रज़ई साहब हैं। अब जनरल मोहसिन रज़ई ये बॉस हुआ करते थे मुस्तबा कि जब मुस्तबा जो है हबीब बटालियन में थे। मुस्तबा जिस वक्त उन्होंने इस्लामिक सेना में एंट्री ली थी, उस वक्त ये बॉस थे, जो चेहरा आपको दिख रहा है। और इनको भी रिटायरमेंट के बाद मुस्तबा ने वापस बुला लिया है। और तीसरा चेहरा तो खैर अब लोग जान ही गए हैं, मोहम्मद गालिबाफ जो इस वक्त स्पीकर हैं। क्या ये बात सही है कि ये तीनों लोग ही फैसले ले रहे हैं मुस्तबा के साथ? और नंबर 2, कितने करीब हैं ये तीनों लोग जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये कितने करीब मुस्तबा खामनाई के हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि ये सही बात है कि ये 3 ऐसी शख्सियत हैं जो मुस्तबा खामनेई से लंबे समय से जुड़े हैं, 1980 से। जब जी IRGC जब उस समय नई नई बनी थी और ईरान इराक युद्ध हो रहा था, जी इस्लामिक सेना नई नई बनी थी और ईरान इराक युद्ध हो रहा था, तो मुस्तबा खामनेई ने वॉलंटियर किया था कि मैं भी लड़ूंगा। उनको ऐसा असाइन हुई थी हबीब बटालियन। हबीब बटालियन के चीफ थे मोहसिन रज़ई। ओके ओके ओके, ये साहब थे, मतलब जो मोहसिन ये रज़ई उनके बॉस थे, मुस्तबा खामनेई के युद्ध में, मतलब जंग के मैदान में ईरान इराक और में बॉस थे।
और हुसैन तैयब ये सीनियर मौलाना जो इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं, और ये भी ओके। मुश्तबा खामने के उन्हीं दिनों के साथी, मतलब उन्हीं दिनों के साथी क्या, उनके गाइड, क्योंकि ये लोग उम्र ओके। में बड़े हैं मुश्तबा खामने से दोनों। जी जी। तो ये देखिए, और जो तीसरे हैं गालिबाफ, वो भी सीनियर हैं। तो ये जो तीन सीनियर लोग जो एक तरह से जिन्होंने जो इस समय एक गाइड की भूमिका निभा रहे हैं और देश को चला रहे हैं मुश्तबा जी खामनेई के बिहाफ पे। जी। और एक चीज और हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी एक आर्टिकल आया है और उसमें एक बात जिक्र आया है कमिटी का, कि एक कमिटी चला रही। और आपको याद होगा हमने इसी कार्यक्रम में और अपने भी चैनल पे अमरीश मिश्रा पे हमने बताया था कि एक कमिटी कैसे पूरे इसको इस समय ईरान को चला रही है। वो कलेक्टिव फैसले हो रहे हैं, जी। चेहरे हैं लेकिन ऐसे करीब 14 से 15 लोगों की एक कमिटी है जो कलेक्टिव फैसले ले। जी ठीक, मैं ठीक समझ गया। उसमें जाहिर तौर पे जो आर्मी चीफ हैं वो हैं, उसमें जो नेवी चीफ है वो है, वो तो भाई नॉर्मली होंगे। लेकिन ये तीन जो चेहरे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीश भाई, ये तो सही बात है कि आप ईरान जाते रहे हैं और ईरान में आपके बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात है। जो राष्ट्रपति पेजेश्कियान, उनके साथ बैठ के आपकी तमाम तस्वीरें हैं। अ, अब्बास अरागची विदेश मंत्री, उनको भी आप जानते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये जो तीन बड़े बड़े महारथी हैं जो मुश्तबा के दोस्त हैं, इनको इनके साथ आप मिले हैं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बताएं कि आपके मुश्तबा से कैसे रिलेशंस हैं, उस पर मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या खबर है कि ये जो तीन लोग हैं ये कितने क्लोज हैं, कितने वफादार हैं, कितने बड़े राजदार हैं मुश्तबा के, ये कितने बड़े फैसले कर रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। दीपक जी, देखिए ये जो तीन हैं, जी मोहसिन रजई और हुसैन तैयब और गालिबाफ, ये तीन लोग पिछले 15-20 सालों से लंच पे मिलते रहे हैं। ये एक तरह की इनका एक ऐसा ट्रायंगल है जो उस समय बहुत चर्चा में था कि यही एक रियल पावर संभाल रहे हैं। अली उस समय खामनेई भी के होते हुए। खामनेई जब थे तब भी ये चीज ओहो। ट्रांजिशन शुरू हो गया था। देखिए, ट्रांजिशन की बात होती है, वो 86 साल के हो गए थे, अली मुख्य खामनेई। फैसले वो लेते थे, लेकिन एक ट्रांजिशन और जो सेना के साथ कम्युनिकेशन वो तो मुश्तबा खामनेई करते थे पहले भी, हालांकि उनका नाम नहीं आता था सामने। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अली खामनाई, जो इमाम खामनाई जिस वक्त वो जिंदा थे, सुप्रीम लीडर थे, तो वो एक रिलीजियस लीडर भी थे, सरकार के सुपर बॉस थे, सुपर कमांडर थे, बहुत पावरफुल थे। लेकिन जो इस्लामिक सेना है, इस सेना के जो ब्रिगेडियर हैं, सेना के जो जनरल हैं इस्लामिक सेना के, उनका राबका साबका, उनका कम्युनिकेशन जो है वो मुश्तबा देखते थे, ये आप कहना चाह जी, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका डायरेक्टली मुश्तबा ही टच में थे, क्योंकि अली जी। खामनेई तो खैर एक भाई पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर भी थे वो, तो उनकी तो ओके। बहुत सारे और भी जिम्मेदारियां थी और हेड ऑफ स्टेट भी थे। लेकिन मुश्तबा खामनेई वर्किंग रिलेशनशिप, उनका जो नेटवर्क आईआरजीसी में है सबसे जबरदस्त माना जाता उस समय। जी और वही देखिए हुआ कि अली खामनेई के असैसिनेशन के बाद आईआरजीसी ने मुश्तबा खामनेई को ही सुप्रीम लीडर बनाया। इस्लामिक सेना ने। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस वक्त इस्लामाबाद में बातचीत दूसरे राउंड की हो रही थी, तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा और उस स्टेटमेंट में अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि नहीं साहब, दूसरे दौर की बात होगी और बातचीत होना मुनासिब भी है और हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी कहा कि भाई हम स्वागत करते हैं, ईरान युद्ध बंद करना चाहता है, ईरान जो है इस युद्ध को बहुत आगे खींचना नहीं चाहता। लेकिन अचानक हम देखते हैं जब जेडी वैंस जहाज में बैठने वाले थे, उपराष्ट्रपति बैठने वाले थे, ट्रंप ने सिग्नल दे दिया था और उन्हें कह दिया था कि भाई हमारे उपराष्ट्रपति उड़ रहे हैं इस्लामाबाद। अचानक अचानक इस्लामिक सेना की तरफ से एक पैगाम आता है कि ये बातचीत तभी होगी जब ट्रंप अपना लहजा ठीक करें और ब्लॉकेड हटाएं, अपनी जो यूएस नेवी की शिप से वो पीछे करें। क्या ये फैसला इन्हीं तीन लोगों ने लिया और इसके बाद मुस्तबा से मैसेज गया और कहा कि भाई अब ये बातचीत नहीं होगी? इन तीनों ने लिया, और इन तीनों में भी मोहसिन रजई वो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुल के कह रहा हूं। नहीं, और मोहसिन रजा मोहसिन क्या है? रजई, मतलब जी ईरान के अमित शाह हैं भाई, अगर मुस्तबा मिस्टर मोदी हैं,
समझाने के लिए, तो क्या एकदम अमित शाह हैं या अमित शाह गालिबाफ हैं? नहीं, देखिए, अब ये इसमें कंपैरिजन में ये समस्या हो जाती है कि ये सब सिविलियंस हैं, अमित शाह और मोदी। अभी यहाँ पर मिलिट्री की बात हो रही है ओहो। और रेवोल्यूशनरी मिलिट्री की बात हो रही, क्रांतिकारी सेना जो क्रांति के माध्यम से बनी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। समझिए 1857 से कंपेयर कर लीजिए, जब भारतीय सेना ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो ठीक सत्ता ठीक। में आ गई थी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सेटअप नहीं, मिलिट्री सेटअप है। हाँ, ये बेसिकली मिलिट्री के लोग हैं जो अब, जिन्होंने पेजिशकियान और अरागची से कहा समझ है गए। कि तुम सिविलियन मामले देखो, हमको ये फैसले लेने दो जो बड़े जी। फैसले, जो ओके। पॉलिटिकल तो फैसले हैं और मतलब जो ये जो मिलिट्री फैसले। राष्ट्रपति जो हैं, जिनकी तस्वीर आप एक तरफ देख रहे हैं, राष्ट्रपति पेजेश्कियान और अब्बास अरागची, ये पॉलिटिकल लीडरशिप है। और ये जो तैयब साहब हैं या जो गालिबाफ साहब हैं या जो मोहसिन साहब जो हैं, जो जनरल हैं, ये तीनों मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल, मिलिट्री और इंटेलिजेंस, एक चीज और ऐड कर दें, मिलिट्री और इंटेलिजेंस, अच्छा, और यही लोग खुफिया इस समय तंत्र और सब सेना। प्रमुख फैसले लेते हैं। जी। चलिए, अब मैं आता हूँ असली सवाल पे। चलिए, हम समझ गए कि मुस्तबा खामनाई जो हैं वो इन तीन लोगों के ज़रिए ऑपरेट कर रहे हैं, और इन तीन के नीचे तीन नेवी के, आर्मी के उनके जनरल हैं। ऑब्वियसली जब इस्लामिक सेना है तो उनका कमांडर इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, जो भी आदेश ये तीन चार लोग मिलकर देंगे, उसको अमल तो कमांडर ही करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या इस्लामिक सेना का मूड युद्ध करने का ज़्यादा है या ट्रम्प के साथ डील करने का ज़्यादा है? वो क्या चाहती है? यू इस्लामिक सेना क्या चाहती है? वो इस्लामिक सेना का मूड जंग करने का है, जंग करने अनडाउटेड। का। जी बिल्कुल, और जनता का भी यही मूड है। आप सर्वे करा लीजिए, 70 से 80% ईरान की जनता चाहती है कि अमेरिका और इजराइल को इस बार धूल चटा ही दी जाए। ये मूड है वहां, ओके। और सेना उस मूड को समझती है और सेना भी यही चाहती, क्योंकि सेना के लोग भी तो जनता से ही आ रहे हैं ना यहाँ। भाई वो कोई बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं है, सभी लोग आम फैमिली से हैं, बहुत ही कॉमन फैमिली से। वहां नहीं, की लेकिन सेना की खासियत है। अमरीश भाई 40 दिन की जंग लड़ी उसमें। भाई ऐसा तो है नहीं, अमेरिका और इसराइल ने भी काफ़ी बम्बार्डमेंट किया तेहरान में। अस्पताल है, बिजली घर है, स्कूल है, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया। तकरीबन 2 लाख घर जो है ध्वस्त हुए उसमें। तो तबाही तो अमेरिका ने बहुत करी है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो इस्लामिक सेना के हेडक्वार्टर्स थे, उनकी बिल्डिंगें, इमारतें गिरा दी। क्या आपको लगता है कि ईरान के पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा अभी भी है, स्टॉक है, ड्रोन का स्टॉक है, बमों का स्टॉक है, उनके जो शिप्स वगैरह हैं, और जो मिसाइल लॉन्चर हैं, वो सब इंटैक्ट हैं, साजो सामान, रडार सिस्टम, ये सब कुछ है, स्टॉक है, 6 महीने जंग कर सकते हैं, 3 महीने मोर्चा ले सकते हैं अमेरिका से? अरे वो 6 महीने क्या, 1 साल जंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज आपको, जी क्या बिल्कुल, 1 साल? बिल्कुल 1 साल, 12 महीने, इतना स्टॉक है? इतना स्टॉक है। और आपको एक चीज बताएं, देखिए एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हिटलर ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? बैटल ऑफ ब्रिटेन। हिटलर ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन पे कब्जा नहीं कर पाया। क्यों? उसने बम्बार्डमेंट किया सिविलियन एरिया। उससे क्या हुआ, जो रॉयल एयरफोर्स थी, रॉयल जो ब्रिटेन पूरी की। आर्मी थी ब्रिटेन की, उसको मौका मिल गया कंसोलिडेट करने की। यही गलती ट्रंप और नेतन्याहू कर रहे हैं। सिविलियन एरिया से जब आप बम्बार्डमेंट करते हैं जंग के समय, तो आर्मी को आप मौका दे रहे हैं मजबूत होने का, और ज्यादा रैली करने का, और नए नए प्लान सोचने का। और वही हो रहा है ईरान में। अब इससे बड़ी तो बात वॉर हिस्टोरियन नहीं बता सकता। तो आपका क्या मानना है कि ये जो 4-5 दिन की मोहलत दी है या एक टाइम फ्रेम दिया है ट्रम्प ने कि भाई दोबारा आके बैठिए और बातचीत करिए, तो आपको लगता है कि इस्लामिक सेना मतलब बहुत मूड में नहीं बातचीत करने के? ये इस्लामिक सेना के हाथ में सब एडवांटेजेस है ना। 40 दिन की जंग में इन लोगों ने सिविलियन एरियाज पे बम्बार्डमेंट करके पूरा आईआरजीसी को मौका दे दिया मजबूत होने का, और पूरे क्लासिक गलती की जो हिटलर ने की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और आपको मैं बताऊं कि जितनी भी ये सब बातें हैं कि आईआरजीसी की बिल्डिंग गिर गई, ये गिर गई, अरे उसके 3-3 विकल्प तैयार हैं, वो तो पहले से तैयार थे। और वो अमेरिका इसराइल को इतनी इंटेलिजेंस तो होगी ही कि वो है वो विकल्प, तो उससे उनको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा।
चलिए एक सवाल और चलते चलते पूछ लेता हूँ। मान लीजिए ट्रम्प को भी इस बात का इल्म है, जब आपको इतनी बातें पता हैं तो ट्रम्प को भी भाई बहुत सी बातें पता होंगी, और सीआईए को बहुत सी चीज़ें पता होंगी, मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी उनको भी बहुत सी जानकारियाँ होंगी। अगर उनको ये पता है कि भाई वहाँ पर सारे स्टॉक फिर से मिसाइल के नए स्टॉक रेडी हैं, तैयार हैं, ड्रोन का नया स्टॉक तैयार है, और ईरान पूरी तरह से पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक मिसाइलों के साथ अब जंग लड़ेगा, तो मान लीजिए उस जंग से बचने के लिए, उस तबाही से बचने के लिए, और उससे जो इकॉनमी पर असर पड़ेगा उससे बचने के लिए अगर ट्रम्प साहब कुछ शर्तें मान लेते हैं ईरान की कि भाई हम पाबंदी हटा देंगे, हम आपके 100 बिलियन डॉलर जो फ्रीज हैं उन संपत्तियों को हम रिलीज कर देंगे, अगर इस तरह का ऑफर देते हैं तो अमरीश भाई बात तो बन जाएगी ना, तब दोनों हाथ अरे में लड्डू बात होंगे कैसे, तब। दीपक जी बात कैसे बनेगी? ट्रम्प सबसे पहले ये सब चीजें वो ऑफर नहीं करेगा। वो ये कहेगा उनसे कि तुम पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलो, वो कहेंगे नहीं तुम पहले नेवल ब्लॉकेड हटाओ। अब यहीं पर देखिए बात आ जाती है, जैसी नेवल ब्लॉकेड हटा दिया ट्रम्प ने तो दुनिया में ये होगा कि झुक गया, ऐसे ही झुका ओके हुआ है और ज्यादा झुक गया है। तो ये देखिए ऐसे दो माइंडसेट्स की लड़ाई है, जो अलग अलग माइंडसेट्स हैं, एक पूरब के सिविलाइजेशन का, एक पश्चिम का। और ये जो क्लासिक वॉर ऑफ सिविलाइजेशन रही है। ओके ओके, सभ्यताओं की जंग है, सिविलाइजेशंस का क्लैश है, दो तरह के जहनियत हैं, एक तरफ ट्रम्प हैं जो थोड़े से बदमिजाज हैं, जिनको गुरूर है अपनी दौलत का, अपनी मिलिट्री की ताकत का, इसलिए बदतमीजियाँ करते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत गंदी गालियाँ देते हैं जो हमें शेयर भी नहीं कर सकता। तो ये एक तरह मिजाज है ट्रम्प का। दूसरी तरफ ईरान है जहाँ असूल है, जहाँ पर अपनी बात पर अड़ना वाला है, जो हमारे यहाँ है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस तरह का एक माइंडसेट है कि झुकेंगे नहीं आपके आगे, आपकी गीदड़ भभकियों में आएंगे नहीं। और इस वजह से ये डेडलॉक बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान सीधे सीधे कह रहा है दोस्तों कि भैया ट्रम्प साहब आप अपना ब्लॉकेट खोलिए, ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जंगी जहाज है जिसके जरिए आप डरा रहे हैं, इसको पीछे करिए, इसको पीछे करिए, और सामने बात करिए तो सम्मान के साथ बात करिए। ये शर्तें क्या मिस्टर ट्रम्प मानेंगे दोस्तों? क्या ट्रम्प अपना लहजा बदलेंगे? क्या ट्रम्प जो है ये गाली गलौज की जो भाषा है जो देते हैं वो और ट्वीट करते हैं, क्या इससे वो परहेज करेंगे? कैसा हो सकता है? अगर ऐसा है मुमकिन तो शायद ईरान टेबल पर आकर बैठे, और हाँ, बहुत सी शर्तें भी ट्रम्प को माननी पड़ेंगी, यानी 100 जूतों के साथ 100 प्याज खाने पड़ेंगे ट्रम्प को, तभी जो है मुस्तफा और उनके ये जो तिकड़ी आप देख रहे हैं ये बात मानेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अमरीश भाई पूरा आपने गुत्थी खोली, बहुत सी परतें आपने बताई, और मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे शक है कि ये जो मोहसिन साहब हैं, रजा जो हैं जनरल साहब, और गालिबाफ, ये जो वहां के अमित शाह हैं, इनसे आप जरूर मिले होंगे, इनसे अमित शाह जरूर। मत कहिए, अमित शाह नहीं, गालिबाफ से तो मिले होंगे, ऐसा तो मैं हो नहीं सकता। नहीं नहीं, इतनी बार अमित आप, शाह मत कहिए, मैं कह रहा हूं अमित शाह मत कहिए मिले। चलिए आपने इशारों में कह दिया भाई मिले हैं, चलिए ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा भेद नहीं खोलना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जितनी नॉलेज, जितना बड़ा नेटवर्क, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन कॉलमनिस्ट एक्सपर्ट उस वक्त ईरान में होगा, उस वक्त तेहरान में होगा, जब वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हिंसा हो रही थी, उस वक्त ये वहाँ पर थे, और जिस तरह से बच बचा के लौटे हैं, मुझे लगता है उतना रिस्क कोई ले नहीं सकता। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम, स्पीकिंग द ट्रुथ फ्रॉम योर हार्ट, थैंक यू सो मच। थैंक